गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आयनिक सॉलिड्स। बेसिकली आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके बीच में जो एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होती है वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होती है। अब हमारे पास जो बॉन्ड होती है जैसे कोवलेंट बॉन्ड हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। कब बनती है कोवलेंट बॉन्ड? जब आपस में दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं। सिमिलर वे में आयनिक बॉन्ड जो है बनती है कंप्लीट ट्रांसफर से, कि जब एक या फिर एक से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम अपने दूसरे एटम को जो है कंप्लीटली अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इस टाइप की बॉन्डिंग में बेसिकली होता है कि एक एटम होगा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को जो है एक्वायर कर लेगा, अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के पास होंगे वो दूसरे एटम को जो है गेन देके। सिमिलर वे में जो दूसरा एटम है वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जो आयनिक बॉन्ड बेसिकली बनती है वो कैसे बनती है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक या फिर एक से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तो बॉन्ड जो बनेगी आपके पास वो होगी आयनिक बॉन्ड। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, इसके पास जो है आउटर मोस्ट शेल में मीन्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही क्लोरीन लेंगे हम साथ में 287, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 6 7। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से इधर शिफ्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं NaCl +-1। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बन गया ये कैसे बन गया? आयनिक सॉलिड। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपके पास एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम अपने वो इलेक्ट्रॉन को उन्हें गेन कर लेगा और जो बॉन्ड बनेगी कंप्लीटली ट्रांसफर से बनेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूँ आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की आयनिक सॉलिड्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, सिंपल सी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम पढ़ते हैं, लाइक क्रिस्टलाइन नेचर। जो सॉलिड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड जनरली जो है क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ओके, ऐसे ही सेकंड वन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड जो होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं अपोजिटिवली चार्ज आयन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली हार्ड एंड रिजिड नेचर के होते हैं, और जो हार्डनेस है इनकी उसका भी वही रीज़न कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं। तो जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है वो भी इसकी इसी वजह से है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें ब्रिटलनेस। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली ब्रिटल होते हैं, मतलब कि ईजिली जो है अगर हम इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये क्या छोटे छोटे पीसीस में जो है ब्रेक हो जाएंगे। अब देखो आयन क्रिस्टल जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो क्लोजली पैक है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो जैसे ये है आपके पास, सपोज करो इस तरीके से है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? ये एक लेयर जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, जैसे अब ये सिमिलर आगे इनके बीच में क्या होंगे? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होंगे, इसलिए ईजिली जो है ये ब्रेक हो जाएगा कि आपके आयनिक सॉलिड है उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन की वजह से फोर्सेस है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा? उसकी जो एक लेयर है बीच में से वो आगे की साइड मूव कर जाएगी और जिसकी वजह से जो उसका क्रिस्टल लैटिस है वो ईजिली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली सोल्यूबल होते हैं पोलर कंपाउंड्स में, लाइक वाटर या पोलर सोलवेंट जो है, और इनका जो है डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट जो है हाई। पोलर सोलवेंट ऐसे जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट होता है। अब जो वाटर है, वाटर का जो है हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेंट है, तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है आयनिक सॉलिड के बीच में, उनको जो है डिक्रीज कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही आप आयनिक सॉलिड को वाटर में डिप करोगे, डिजोल्व करोगे, आयन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होंगे आयन तो ईजिली जो है आपके पास वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आपस में जो है कंबाइन हो जाएंगे, और जो कंपाउंड है वो ईजिली जो है सॉल्युबल हो जाएगा। अब हम NaCl देखिए घर में यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट, अगर हम उसे वाटर के अंदर डालें विद इन सेकेंड्स जो है वो ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं एकदम से, जस्ट बिकॉज कि वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है और NaCl के एक आयनिक सॉलिड है। जैसे ही आप उसे वाटर के अंदर डालोगे, उसमें जो आयंस प्रेजेंट है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे सॉल्यूशन में जाके। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो आयनिक सॉलिड जो है उनके अंदर क्या है, आयंस प्रेजेंट है। आयंस जो प्रेजेंट है, अगर सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट अगर हम बात कर रहे हैं मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं करेंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो वहाँ पे जो है वो करंट को जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम मोल्टन स्टेट की बात करते हैं, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, जो आयंस होते हैं दे आर फ्री टू मूव, और जब आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उस वजह से वहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो ये जो है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक सॉलिड्स की, जिनको आपको एक बार रीड करना है। ऐसे ही आयनिक रिएक्शंस, आयनिक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन में जब हम उन्हें डिसोल्व करते हैं वाटर में, और इसी वजह से जो है ये काफ़ी सारी रिएक्शन जो है इंस्टेंटली शो कर देते हैं, जस्ट बिकॉज इनके इस नेचर की वजह से। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी जो है नॉन डायरेक्शनल करेक्टर। नॉन डायरेक्शनल मीन जिसकी कोई फिक्स एक डायरेक्शन पर्टिकुलरली ना हो। जो आयनिक बॉन्ड होती है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है, कि इसमें क्या है, आयन जो है उसके साइड में अपोजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के उससे, और ये जो फोर्सेस होते हैं ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कंप्लीट आयन के सराउंडिंग में, मतलब कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। अब जैसे सपोज करो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साइड में ऐसे ऑल डायरेक्शन से पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा होगा, नेगेटिव, वो सारे में ऐसे प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, और हम कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है। क्लियर? तो ये जो थी, ये थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड्स की। अब इसमें जो है आगे इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। पर्टिकुलरली जो है आपके पास 4 इसके कंपाउंड है जिसकी हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं, वही 4 आपको करने हैं जो मैं कराऊंगी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। पहले जो हम इसमें पढ़ते हैं AB टाइप का सॉलिड पढ़ेंगे। AB टाइप का सॉलिड लाइक NaCl है, ऐसे ही जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड, एक केटाइन और एक एनाइन, इनको बोलते हैं हम AB टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले इसमें से स्टार्ट करते हैं NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी करें। देखो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसके बीच की बात करूं फीचर्स की, जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें क्लोराइड आयन NaCl है, क्लोराइड आयन जो होंगे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP बोलते हैं इसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो है प्रेजेंट होंगे। क्यूबिक अरेंजमेंट कैसे, कि जो क्लोराइड आयन है वो क्यूब जो होगा, क्यूब के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। ओके, ये आपके पास जैसे क्यूब है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में क्या है, कॉर्नर्स पे सभी और हर एक फेस के सेंटर पे। टोटल इसमें 6 फेसेस है ना, तो 6 ही सेंटर होंगे, एक ऊपर वाला सेंटर, एक नीचे, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला, 3rd 4 और एक आगे की साइड होगा, एक पीछे की साइड होगा। ठीक है, तो जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है इसमें जो क्लोराइड आयन है तो वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और हर एक सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को जो है हम FCC भी बोलते हैं, मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और जो सोडियम आयन है वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल साइड्स पे प्रेजेंट होंगे। देखो हमारे पास जो है 2 तरीके की साइड्स होती हैं,
दो तरीके की बेसिकली जो साइट होती है, एक तो होती है टेट्राहेड्रल साइट एंड सेकंड वन इज ऑक्टाहेड्रल साइट। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, आपके पास देखो स्फीयर्स है, स्फीयर जो है वो क्लोजली पैक नहीं होती, एक स्फीयर यहाँ पे, दो, तीन और एक इनके ऐसे ऊपर की साइड लगा हुआ है। टेट्राहेड्रल का मतलब टोटल 4 स्फीयर है, तो ये जो है बिल्कुल टाइटली पैक तो नहीं होंगे, इनके बीच में जो स्पेस रह जाएगा ना, तो ये जो इनके बीच का ये फ्री स्पेस है, इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल साइड, ये जो फ्री स्पेस है बीच का। टेट्राहेड्रल मतलब कि चार स्फीयर्स को आप ज्वाइन कर दो, तीन पहले नीचे एक उसके ऊपर से, उनके बीच में जो स्पेस रह जाएगा, इसको आप करके भी दे सकते हो। जो बॉल होती है ना, 4 बॉल्स लेना, उनको रख के देखना, 3 को नीचे रखना बिल्कुल और एक उसके ऊपर रखना, उनके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा, ये जो स्पेस होगा जो मैंने डार्क कर दिया बीच में से, इस स्पेस को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल साइड। ओके, सिमिलर वे में ऑक्टाहेड्रल साइड, ऑक्टाहेड्रल साइड में क्या होगा, आपके पास 6 स्फीयर्स हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे ऊपर से 4 5 एंड 6, इन 6 स्फीयर्स के बीच का जो स्पेस रह जाएगा, ये वाला एम्प्टी स्पेस, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल साइड। तो आपके पास जो है बेसिकली 2 टाइप से होंगी साइड, एक तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल साइड और सेकंड वन जो होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल साइड। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगी, 4 स्फीयर्स को रखा हुआ ज्वाइन करा के, उसके बीच का जो फ्री एम्प्टी स्पेस है उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल साइड। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, टोटल 6 स्फीयर्स हैं, उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस है वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल साइड। ओके, तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, एफसीसी भी इसको बोलते हैं। क्लोराइड आयन जो है वो सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हो गए और 6 जो है फेसेस सेंटर हो गए, फेस सेंटर। और जो Na है, सोडियम Na पॉजिटिव आयन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाहेड्रल साइड पे प्रेजेंट होंगे। और देखो अगर हम क्लोज्ड पैक लैटिस की बात करें, उसमें जो है सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल साइड प्रेजेंट होती है पर एटम, मतलब कि हर एक क्लोराइड आयन के लिए आपके पास क्या है, 1 Na पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास रेशियो होगी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वो रेशियो कैसी हो जाएगी, 1:1, क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल साइड प्रेजेंट होती है पर एटम, तो यहाँ पे 1 Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे हर एक क्लोराइड आयन के लिए। दैट मीन्स रेशियो क्या आ गया आपके पास, 1:1। ओके, और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो जैसे टोटल आपके पास 8 कॉर्नर्स है, तो 8 क्लोराइड आयंस जो हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कंट्रीब्यूशन जो होती है पर यूनिट सेल वो कितनी होती है, 1/8। जो कंट्रीब्यूशन है टोटल 8 कॉर्नर्स है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगी, मतलब कि कितना हो गया, 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। सिमिलर वे में 6 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है एट फेसिस। फेसिस की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है 1/2। 1/2 का मतलब कि एक जो फेस सेंटर प्रेजेंट होगा वो 2 के बीच में शेयर हो रहा होगा। सिमिलर वे में जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, देखो ये एक मेरे पास यूनिट सेल है, कंप्लीट लैटिस का बनता है, एक क्यूब ये, एक इसके इस साइड, एक आगे, एक पीछे, 4 ऐसे 4 इसके ऊपर लगे होंगे। टोटल 8 क्यूब्स मिलके जो है एक कंप्लीट जो है आपके पास इसका स्ट्रक्चर बनाएगा। एक छोटे को तो हम यूनिट सेल बोलते हैं। कंप्लीट जो लैटिस बनता है वो कैसे बनेगा, जैसे सपोज करो एक क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा वो टोटल 8 के बीच में शेयर हो रहा है ना, तो इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/8। लेकिन जो फेस पे प्रेजेंट है, एक ये फेस, एक इसके ऊपर रखा हुआ है वो, तो टोटल कितने फेसेस के बीच में शेयर हो रहा है, 2, तो यहाँ पे इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/2। तो कितने आ जाएंगे, 3 क्लोराइड आयन। टोटल कितने हो गए क्लोराइड आयन, 3 + 1 4 क्लोराइड आयन आ गए। ओके, अब अगर Na पॉजिटिव आयन की बात करें, एजिस की 12 Na पॉजिटिव आयन एजिस पे प्रेजेंट होंगे और एक सेल के इनसाइड प्रेजेंट होगा। तो पहले एजिस का निकाल ले, 12 Na पॉजिटिव आयंस एट एजिस। एज जो है ये कितने के बीच में शेयर होएगी, 1 2, एक पीछे एक उसके पीछे 4, तो 12 × 1/4। टोटल 12 एजिस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक जो एज है वो 4 के बीच में शेयर हो रही है, तो ये कितना हो गया, 3 Na पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल। एक अंदर प्रेजेंट है, 1 Na पॉजिटिव आयन इनसाइड द सेल, तो ये तो 1 ही हो गया, और टोटल कितने हो गए, 3 + 1 4। तो जो आपके पास स्टोइकियोमेट्री आ गई इसकी,
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कितनी हो जाएगी 1:1। इस तरीके से इसे जो है आपको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, समझ में आए किस तरीके से जो है हमें स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करनी है, कितने हमारे पास क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, कितने सोडियम आयन प्रेजेंट है, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। उससे जो है आपके पास आ जाएगी इसकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। और ये हमने कौन सा डिस्कस करा, सॉलिड आयनिक सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ओके, अब सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कहीं बुक्स में जो है जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर भी लिखा मिलेगा, वैसे इसका नेम जिंक सल्फाइड या फिर जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर। अब इसके जो है दो तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है एक स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है ये वाला जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर। सेकंड जो है वर्जाइड स्ट्रक्चर होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो आपको जो है इसका जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या है, जिंक आयंस प्रेजेंट है, साथ में क्या है सल्फाइड आयंस प्रेजेंट है। सल्फाइड आयन देखो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2 पॉजिटिव, तो जो सल्फाइड आयन है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा 2 नेगेटिव। और जो सल्फाइड आयन प्रेजेंट है किस में होंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप अरेंजमेंट में। क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे सारे पे प्रेजेंट होंगे, अब ये भी जो हमने पीछे वाले में पढ़ा, और सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और जो जिंक आयन है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, दे ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड। जितने आपके पास टेट्राहेड्रल साइड्स होंगी उसका जो हाफ है वो ऑक्यूपाई करेंगे जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब देखो टोटल अगर हम बात करें क्लोज पैक लैटिस की, उसके अंदर जो है टोटल 2 टेट्राहेड्रल साइड्स प्रेजेंट होती है पर एटम। मतलब कि हर एक सल्फाइड आयन के लिए टोटल आपके पास 2 टेट्राहेड्रल साइट है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट इज यूज, मतलब कि 2 का हाफ कर दोगे कितना 1। तो यहाँ पे भी क्या है 1 जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे फॉर एवरी सल्फाइड आयन, इस तरीके से। ओके, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो है टेट्राहेड्रल साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 2 टेट्राहेड्रल साइड्स प्रेजेंट होती है फॉर एवरी सल्फाइड आयन। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन ने ऑक्यूपाई की है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, 2 का आप हाफ कर दोगे 1, तो इस कंपाउंड की जो स्टोइकियोमेट्री होगी वो भी कितनी हो जाएगी 1:1। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो जिंक आयन है वो सराउंडिंग में होंगे 4 सल्फाइड आयन के, और वो क्या है जैसे कॉर्नर्स होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली जो सल्फाइड आयन है वो 4 जिंक 2 पॉजिटिव आयन के कॉर्नर्स पे सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें ऐसे ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग में स्ट्रक्चर को, या फिर मैं आपको शो ही कर देती हूँ। ये देखो, ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर है। ये हमने अभी मैं कहती हूँ जैसे कि टोटल 8 क्यूब्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, पेपर पे इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसमें देखने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 क्यूब्स प्रेजेंट है ना। ये जो सेंटर में डार्क वाला प्रेजेंट है ये है जिंक 2 पॉजिटिव आयन, और इसके सराउंडिंग में टोटल 4 सल्फाइड आयन, 1 कॉर्नर पे, 2nd 3rd एंड 4th। इस तरीके से जो है एक जिंक 2 पॉजिटिव के सराउंडिंग में जो है टोटल आपके पास 4 सल्फाइड आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, अब आगे जो है 3rd स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी आपके पास क्या है क्लोराइड आयन जो है वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। क्लोराइड आयन दे आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। और इसमें क्या होता है कि क्लोराइड आयन जो है वो सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर सीजियम आयन की बात करें, सीजियम आयन जो है ऑक्यूपाई करेंगे क्यूबिक साइड का, मतलब कि जो सेंटर होगा, बॉडी सेंटर होगा क्यूब का, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो क्लोराइड आयन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। टोटल आपके पास जो है 8 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब कि एक एक कॉर्नर पे जो है सारे पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। और अभी हमने जब NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें क्या पढ़ा था कि जो इसके कॉर्नर होते हैं वो 8 यूनिट सेल के बीच में शेड होते हैं। 8 यूनिट सेल के बीच में शेड होने से उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रह जाती है पर यूनिट सेल
एक यूनिट सेल के अकॉर्डिंग उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 1/8। तो आपके पास जो है 8 क्लोराइड आयंस एट कॉर्नर, 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8, तो कितना आ जाएगा 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। ओके ऐसे ही 1 सीजियम आयन प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर जो है मतलब कि वो एक यूनिट सेल का 1 ही होता है। बॉडी सेंटर का मतलब जैसे ये क्यूब है, इस पूरी बॉडी का सेंटर ये सेंटर है, और एक यूनिट सेल में ये एक ही जगह शेयर हो रहा है, कहीं और तो शेयर नहीं हो रहा। तो इस केस में भी आपके पास जो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी 1:1। 1 सीजियम पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट और 1 क्लोराइड आयन। इसमें क्या है, सीजियम आयन के सराउंडिंग में टोटल आपके पास 8 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, जो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ओके देखो जैसे अगर एक सिंपल यूनिट सेल आपको बना के दिखाऊं मैं, वो इस तरीके से होगा इसका। ये आपके पास यूनिट सेल है, सेंटर में जो है डार्क कर देती हूँ, ये प्रेजेंट है सीजियम 1 पॉजिटिव आयन, और 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे क्लोराइड आयन 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। अब ये जो हमने 3 स्ट्रक्चर डिस्कस करे, NaCl करा, फिर जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर किया, और थर्ड करा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, इन सभी में जो आपके पास स्टोकियोमेट्रिक रेशियो कितनी आ रही थी 1:1। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस टाइप के स्ट्रक्चर है, AB टाइप स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे वो है AB2 टाइप स्ट्रक्चर। इसका हमें जो है एक कंपाउंड पढ़ना है AB2 टाइप स्ट्रक्चर का भी, और वो कौन सा है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। ओके ये किस टाइप का है, AB2 टाइप का कंपाउंड। अब देखो इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन चार्ज होगा, ये प्रेजेंट होंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में, और जो Ca2 पॉजिटिव आयन है सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, और हर एक क्यूब का जो फेस है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यही होता है ना, सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या होता है सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। लेकिन जो ये CCP अरेंजमेंट होती है या फिर FCC अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, इसमें क्या है 8 कॉर्नर्स से प्लस साथ में जो फेसिस के सेंटर है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्लोराइड आयन इस केस में होंगे ये प्रेजेंट होंगे सारे की सारी टेट्राहेड्रल साइड्स पे। अभी मैंने बताया था आपको क्लोज पैक लैटिस में टोटल कितनी टेट्राहेड्रल साइड्स होती है, 2 टेट्राहेड्रल साइड्स होती है पर एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है 2 टेट्राहेड्रल साइड जो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की जो है प्रेजेंट है, और F नेगेटिव आयन है वो सारी की सारी क्या ऑक्यूपाई करेंगे, टेट्राहेड्रल साइड्स को। मतलब कि आपके पास स्टोकियोमेट्री क्या आ जाएगी कंपाउंड की 1:2। क्यों आई 1:2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है ये CCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। CCP अरेंजमेंट में अभी हमने पीछे कॉन्ट्रीब्यूशन निकाली थी, 8 कॉर्नर्स पे थे और 6 फेस सेंटर पे थे, और टेट्राहेड्रल साइड यहाँ पे कितनी है 2, तो टोटल 2 टेट्राहेड्रल साइड्स प्रेजेंट है पर एटम। तो आपके पास स्टोकियोमेट्री कंपाउंड की कितनी आ गई 1:2। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, F नेगेटिव आयन जो कि फ्लोराइड आयन है ये प्रेजेंट होंगे सराउंडिंग में किसके 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के। किस तरीके से देखो जरा इसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये क्यूब है, ओके तो कॉर्नर्स पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनके जो बीच में आपके पास वो साइड होगी टेट्राहेड्रल साइड, उस पर क्या प्रेजेंट होंगे F नेगेटिव आयन, और कॉर्नर्स पे होंगे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। क्लियर। इन स्ट्रक्चर्स को जो है थोड़ा सा आपको पहले तो सबसे पहले बात इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे है ये निकालनी आनी चाहिए, और फिर इनको जो है पेपर पेन पे ड्रॉ करने में थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर 3D होते हैं, तो आप उनको 3D व्यू से देखोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे। टोटल यही जो 4 स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कराए हैं दैट इज NaCl हुआ, जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर हुआ, सीजियम क्लोराइड एंड लास्ट वन इज कैल्शियम फ्लोराइड। ये 4 स्ट्रक्चर जो है आपके सिलेबस में है, आपको यही 4 स्ट्रक्चर जो है अच्छे से करने हैं। ओके अब हमारा जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है रेडियस रेशियो इफेक्ट
एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो इसमें बेसिकली है क्या कि ये जो रेडियस रेशियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है प्रिडिक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर को। मतलब कि आयनिक स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास प्रेजेंट है, आयन साइड पर प्रेजेंट है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो। अब बेसिकली जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बने कैसे होते हैं, केटायंस एंड एनायंस की पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है और ईच आयन जो है उसके सराउंडिंग में जो है अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई आयनिक सॉलिड है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, ए पॉजिटिव आयन जो है सराउंडिंग डेफिनेट नंबर ऑफ बी नेगेटिव आयन। मतलब कि डेफिनेट का मतलब कि यहाँ पे जो है हर एक की पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है फिक्स होती है, कितने पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे उसके सराउंडिंग में। जैसे यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ये सेंटर में होगी, अब इसके सराउंडिंग में कितने बी नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे वो क्या है, डेफिनेट फिक्स नंबर होता है। ओके, सिमिलर वे में बी नेगेटिव के सराउंड में फर्दर आगे कितने ए पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है वो भी फिक्स होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं रेडियाई ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की। मतलब कि रेडियस रेशियो का मतलब क्या है, रेडियस रेशियो इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इसको हम डिनोट कर देते हैं आर पॉजिटिव और रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन वो हो जाएगी आयन नेगेटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेडियस रेशियो रूल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए आयनिक सॉलिड्स के। अब देखो जैसे जो आयनिक कंपाउंड है उसमें बेसिकली क्या है कि जो केटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट है उनके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये आयन जो है ट्राई करते हैं कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, जिसमें ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में प्रेजेंट है वहाँ पे जो है अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच में वो मैक्सिमम हो, एंड सिमिलरली रिपल्शन जो है सिमिलर चार्जेस के बीच में वो मिनिमम हो। तो इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो इस तरीके से अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच में मैक्सिमम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो और सिमिलर चार्जेस के बीच में जो है मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस हो। उस केस में जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास क्या होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये सेंटर में एक आयन प्रेजेंट है। ओके, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ए पॉजिटिव जैसे सपोज करो ये प्रेजेंट है और इसके सराउंडिंग में जो है बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव और बी नेगेटिव जो है ऑक्टाहाइड्रली टोटल आपके पास 6 आयंस प्रेजेंट है बी नेगेटिव के। अब देखो जैसे इसमें फर्स्ट वाले केस में क्या है, ए पॉजिटिव और सेंटर सराउंडिंग में जो है बी नेगेटिव टोटल 6 स्फीयर्स प्रेजेंट है। इस केस में क्या है, ये प्रॉपर आपस में एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं और जो सेंटर में केटायन प्रेजेंट है उसको भी टच कर रहे हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 4 स्फीयर्स ड्रॉ किए हैं, एक इसके ऊपर भी होगा और एक नीचे वाली साइड से प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, 4 स्फीयर्स इस तरीके से, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। तो ये जो अरेंजमेंट है ये स्टेबल अरेंजमेंट है बिकॉज आपस में सारे के सारे स्फीयर्स टच कर रहे हैं केटायन को भी और एनायंस आपस में भी टच कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम प्रेजेंट होंगे और मिनिमम रिपल्शन होगी और ये जो स्ट्रक्चर है क्वाइट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। बट अगर हम क्या करें, इसी में एनायन का साइज स्मॉल कर दें, यहाँ पे मैंने क्या किया सेकंड स्ट्रक्चर में एनायन का साइज जो है स्मॉल कर दिया। अब ये जो है आपस में टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, केटायन को तो अभी भी टच कर रहे हैं बट आपस में टच नहीं कर रहे, इनके बीच में जो है स्पेस आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज एनायंस जो है वो अब एक दूसरे को आपस में टच नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम क्या करें, एनायन के साइज़ को लार्ज कर दें, फर्स्ट केस में हमने स्मॉल किया, सेकेंड वाले केस में अगर हम एनायन के साइज़ को लार्ज कर दें उस केस में भी क्या होगा, ये केटायन को जो है अब फिर से टच नहीं कर पाएंगे और ये स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अगर हम रेडियस रेशियो को चेंज करें, रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, उसे चेंज करने से जो है स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। स्टेबल स्ट्रक्चर वो है जिसमें एनायंस आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, साथ के साथ जो है केटायन को भी टच कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसमें क्या करें, रेडियस रेशियो को, रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। अगर हम यहाँ पे रेडियस रेशियो को जो है डिक्रीज कर देते हैं, रेडियस रेशियो को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ केटायन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ एनायन।
अब हमें रेडियस रेशियो को डिक्रीज़ करना है। इसको हम 2 वे से डिक्रीज़ कर सकते हैं। या तो रेडियस ऑफ केटाइन को डिक्रीज़ करेंगे तो ये फैक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर रेडियस ऑफ एनाइन को इंक्रीज़ करेंगे तो ये फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उस केस, दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर जो है फिर आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, रिपल्शन क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, और रिपल्शन इंक्रीज होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर हम रेडियस रेशियो को फर्दर और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा, अनायंस जो है आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 से 4 में चेंज हो जाएगा। अभी तो टोटल 4 ये लगे में एनायंस, एक ऊपर एक नीचे 6 है, लेकिन अगर हम रेडियस रेशियो को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका वो 6 से जो है 4 में चेंज हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से, ये है आपके पास फर्स्ट केस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियस रेशियो को डिक्रीज़ करेंगे। रेडियस रेशियो को 2 तरीके से डिक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कि हम क्या करें, रेडियस ऑफ केटाइन को डिक्रीज़ कर दें, डिक्रीज आर पॉजिटिव आइन। केटाइन का पहले साइज इतना है, अब हमने क्या करा, केटाइन का साइज स्मॉल कर दिया। अब आपस में एनाइंस तो एक दूसरे को स्टिल अभी भी टच कर रहे हैं, बट केटाइन को जो है वो टच नहीं कर रहे। और अगर हम और ज़्यादा इसको डिक्रीज़ करते रहेंगे तो आपके पास एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये दोनों जो है और क्लोज आएंगे। हमने क्योंकि केटाइन के साइज़ को स्मॉल कर दिया, तो ये इसको टच करने के लिए जब इधर वाले आपस में स्फीयर्स क्लोज आएंगे तो जो ऊपर और नीचे वाला था वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, पुश्ड अवे हो जाएंगे। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, 6 से 4 में चेंज हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट रेडियस रेशियो को डिक्रीज़ करने के लिए हमने केटाइन की रेडियाई को डिक्रीज़ कर दिया। सेकंड किस तरीके से, हम इंक्रीज़ कर दें एनाइन की रेडियस को। या तो केटाइन की रेडियस को डिक्रीज़ करें या फिर एनाइन की रेडियस को इंक्रीज़ करें, दोनों ही वे से क्या होगा, जो रेडियस रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या करा, एनाइन का जो है साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। एनाइन का साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या वो फर्दर वो अब केटाइन को टच नहीं कर पा रहे, और उसे टच करने के लिए अब वो क्लोज आएंगे। साइज़ उनका इंक्रीज़ हो चुका है, टच करने के लिए क्लोज आएंगे, तो जो ऊपर और नीचे वाले 2 स्फीयर्स हैं वो क्या होंगे, वापस से पुश्ड अवे हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वो 6 से जो है 4 में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है रेडियस रेशियो से है जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, और सेकंड थिंग कि वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है रेडियस रेशियो को चेंज करने से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसी की ऑल्टरनेटिवली बात करूँ, अभी हमने क्या किया, रेडियस रेशियो को डिक्रीज़ करा। सेकेंड वे में अगर हम रेडियस रेशियो को इंक्रीज़ कर दें, रेडियस रेशियो है क्या आपके पास, रेडियाई ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियाई ऑफ एनाइन। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, रेडियस रेशियो को डिक्रीज़ करा। रेडियस रेशियो को डिक्रीज़ कैसे करा, आर पॉजिटिव को डिक्रीज़ करके, सेकंड आर नेगेटिव को इंक्रीज़ करके। अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, रेडियस रेशियो को इंक्रीज़ कर रहे हैं। रेडियस रेशियो को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, केटाइन की रेडियाई को इंक्रीज़ कर दें या फिर एनाइन की रेडियाई को डिक्रीज़ कर दें। 2 पॉसिबल केसेस इस वाले केस में भी हैं। अब देखो, अब हमें जो है इस वाले केस में रेडियस रेशियो को जो है इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमने इसको डिक्रीज़ किया था, इस वाले केस में इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए केटाइन की रेडियाई को इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट केस में जो है हम केटाइन की रेडियाई को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, पहले ये साइज़ है, अब हमने केटाइन का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब आपस में जो है केटाइन एनाइन को तो टच कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो एनाइंस है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, और यहाँ पे जो है स्पेस प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से 8 में इंक्रीज़ हो जाएगा। केटाइन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। जब इसके सराउंडिंग में स्पेस आएगा तो और जो नेगेटिव स्फीयर्स होंगे वो इसके क्लोज आने का ट्राई करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से 8 में इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलर वे में सेकेंड वे में हमें क्या करना है, एनाइन की रेडियाई को डिक्रीज़ करना है। यहाँ पे जो है एनाइन की रेडियाई को अगर डिक्रीज़ कर दें, अब केटाइन का साइज़ सेम रखेंगे, एनाइन जो स्फीयर है ये बी नेगेटिव वाले, इनके साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे। फिर से इनके साइज़ को डिक्रीज़ करने से क्या, इनके बीच में स्पेस आ रहा है, स्पेस आने की वजह से और नेगेटिव एनाइन जो है वो क्लोज आएंगे इसके, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से 8 में इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है अपर और लोअर जो है लिमिट फिक्स होगी रेडियस रेशियो की। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है वो स्टेबल है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्टेबल है। हाँ, अगर हम रेडियस रेशियो की बात करें तो रेडियस रेशियो जो है अगर आपके पास उसकी रेंज जो है 0.414 टू 0.732 होती है। रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन जो रेशियो आएगी वो इस रेंज की होती है। तो इस केस में क्या है कि जो केटाइन है इट विल बी एबल टू कीप 6 एनाइंस, उसके कॉन्टैक्ट में जो है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में 6 एनाइन जो है वो स्टेबल होंगे।
और अगर आपके पास ये जो रेडियस रेशियो है वो इससे कम होती है 0.414 से, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा 6 से 4 में। कब? इफ़ रेडियस रेशियो इज़ लेस देन 0.414। इस बीच में जो है स्टेबल होगा, ऑक्टाहेड्रली कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर रेडियस रेशियो इससे कम होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4 में डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर रेडियस रेशियो जो है वो 0.732 से इंक्रीज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो वापस से 6 से 8 में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब जो है आपके पास एक रेंज आ गई रेडियस रेशियो की। इसमें जो है जिसको हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो भी बोलते हैं। ये आपको टोटल 4 वैल्यूज़ है जो लर्न रखनी है। 0.155 टू 0.225, 0.225 टू 0.414, 0.414 टू 0.732, 0.732 टू 1.000। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इस रेंज में आती है रेडियस रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करके तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसके लिए होगा 3, इसमें आती है तो 4, 0.414 से 0.732 6 और यहाँ पे 8। 4 है अगर तो आपके पास जो अरेंजमेंट होती है वो होती है प्लेन ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। 4 के केस में टेट्राहेड्रल, 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल एंड 8 में जो है क्यूबिक अरेंजमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये था रेडियस रेशियो रूल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हमें ये वो फाइंड आउट करने कि कौन से जो आयनिक सॉलिड है वो कौन सी उसको प्रेफर करेंगे। ओके, इसी तरीके से जो है इसकी हेल्प से जो है हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसकी मेन एप्लीकेशन यही है कि टेट्राहेड्रल, जैसे अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो टेट्राहेड्रल होल ऑक्यूपाई करेंगे। सिमिलर वे में Na पॉजिटिव आयन है, दे प्रेफर टू ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइट जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो रेडियस रेशियो के रूल्स के रेडियस रेशियो रूल से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेडियस रेशियो रूल की, कि इससे जो है कौन सा आयन कौन सी साइड को, ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल, कौन से साइड को प्रेफर करेगा पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन नंबर में, वो हम जो है इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये तो इसकी मेन एप्लीकेशन थी। अब अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूँ, इसकी एक दो लिमिटेशन भी है, जैसे कि अगर ये जो रेडियस रेशियो रूल है इसको जो है हम हार्ड स्फीयर्स पे जिसका साइज़ हमें पता है उसके ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास जो एनाइंस है वो हार्ड नहीं है, मतलब कि वो केटाइन के इन्फ्लुएंस में अगर पोलराइज हो रहे हैं, तो उस केस में जो है यहाँ पे रेडियस रेशियो रूल को कैलकुलेट करने में एरर आ जाता है। ओके, इसी तरीके से कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 की जो बात करें, यहाँ पे भी जो है एरर है कि कुछ एक जो है रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग आते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, बट वो एक्चुअली में 6 में एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये जो है इसकी एक दो मेन लिमिटेशंस भी है रेडियस रेशियो रूल की। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो। इसमें जो है हम टेट्राहेड्रल के लिए, ट्रायंगल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए सभी जो रेडियस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ओके।